तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अगर इससे पहले आपने कहानी को नहीं पढ़ा है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा जो निबंध है, जो कहानी के जैसा लगता है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले जाके वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब वो पढ़कर ये प्रश्न उत्तर कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा तरीक़ा से हर एक प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है पहला प्रश्न हम लोगों का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, यानी कि ये जो हम लोग का नाखून है बच्चों, ये नाखून नेल, ये क्यों बढ़ता है, ये प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया, कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका जवाब अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखिए क्या होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की, ठीक है बच्चों, लेखक की छोटी लड़की थी, ठीक है, छोटी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। लेखक की छोटी लड़की ने ही एक दिन अचानक लेखक से पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। समझ में आ गया। आप इसको डायरेक्ट माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर में फंस सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो आपको जवाब देना होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ठीक है बच्चों, लेखक की छोटी लड़की ने ही एक दिन अचानक से पूछ दिया कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब ये प्रश्न लेखक से करते हैं उनकी बेटी, तो वो जवाब देने में विवश हो जाते हैं और ये निबंध लिखते हैं और हम लोगों के समक्ष प्रकट करते हैं बच्चों। तो ठीक है, इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। आइए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए, सब कुछ दिख रहा है अच्छा से। देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिला रही है, यानी कि हम लोग का जो ये नाखून बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों, ये प्राकृतिक द्वारा मनुष्यों को क्या याद दिलाया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, यानी कि प्राचीन काल में बहुत समय पहले मनुष्य क्या था, तो मनुष्य बच्चों जंगली था। जंगली में कैसा जंगली, देखिए यहाँ चित्र में देखिए, इस टाइप का था प्राचीन समय में मनुष्य, है ना, यही सब मनुष्य प्राचीन समय में। देखिए ये कैसा था, इसी रूप में था पहले। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। किसके तरह था, वनमानुष की तरह। देखिए आपको ये वनमानुष की तरह नहीं लग रहा है, ये सब है ना, ये सब मनुष्य थे बच्चों पहले। तो यहाँ क्या है, वह मनुष्य की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। जैसे कि आज के समय हम लोग अपना जीवन का रक्षा कैसे करते हैं, तो सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। बहुत कोई जो काफ़ी फेमस आदमी होते हैं वो देखते हैं ना, अपना जीवन के रक्षा के लिए अपने पास में कुछ न कुछ हथियार रखते हैं। उसी तरह बच्चों प्राचीन समय में जो मनुष्य हुआ करता था, वो अपने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चों नाखून का प्रयोग करता था। नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था, है ना। दांत होने के बावजूद नख ही उनकी असली हथियार था। हालांकि मनुष्य के पास खतरनाक सब दांत भी था, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है बच्चों वो ज़्यादातर नाखून का प्रयोग ही करता था। उन दिनों उनके प्रतिद्वंदियों, ठीक है बच्चों, जो उनका प्रतिद्वंदी होता था, को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग था। अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए बच्चों, ठीक है, अपने दुश्मनों को हराने के लिए प्राचीन समय में जितने भी मनुष्य थे वो नाखून का प्रयोग करते थे। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग का जो नाखून है इसे हम लोग भुलाया नहीं जा सकता। तुम भी वह प्राचीनतम नख एवं दांत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। यानी कि ये जो हम लोग का नाखून बढ़ रहा है, ये नाखून हम लोग को याद दिला रहा है कि प्राचीन समय वाले वही मनुष्य जो है, हम लोग जानवर वाला मनुष्य हैं। प्राचीन समय में जो मनुष्य था और वो मनुष्य कैसा था, जानवर टाइप का था ना बच्चों। यहाँ चित्र में देखिए जानवर जैसा नहीं लग रहा है, हाँ, तो वही इसी टाइप का हम लोग प्राचीन समय में मनुष्य थे। फिर आगे देखिए क्या है, हाँ यहाँ देखिए है ना, दांत पर आश्रित रहने वाला जीव हो।
पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। यानी कि पशु वाला जो समानता है, जैसे बड़ा बड़ा दांत होना, नाखून होना, वो समानता अभी भी हम लोग में विद्यमान है। तब ना हम लोग को हर महीना सप्ताह ये नाखून बड़ा बड़ा हो जाता है। और कभी कभी देखते हैं ना, अगर यही नाखून से किसी को ऐसे करके न छोड़ दीजिएगा तो उसका खून तून भी निकल जाता है बच्चों। आखिर प्राचीन समय में सच में ये जो नाखून है, इसका प्रयोग मनुष्य जो है कि बच्चों किस लिए करता था? तो आत्मरक्षा के लिए करता था, शिकार के लिए भी करता था। आगे देखिए बच्चों क्या है 3 नंबर। चलिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है, दिख रहा है ना अच्छा से? हाँ, 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है। यानी कि लेखक जो नाखून को अस्त्र के रूप में देखता है वो कहाँ तक सही है बच्चों? तो इसका जवाब होगा, देखिए क्या होगा। कुछ लाख वर्ष पहले नाखून जब जंगली था, क्या था बच्चों? मनुष्य जब जंगली था, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, उसके नाखून की ज़रूरत थी। मनुष्य यानी कि जब हम लोग जंगली थे, अभी चित्र दिखाए ना, हम लोग जब जंगली थे तो हमें नाखून की ज़रूरत थी, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु, आत्मरक्षा यानी अपने बचाव के लिए एवं भोजन हेतु मतलब कहीं पर मान लीजिए गए भोजन को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ पर कोई हम पर अटैक कर दिया तो उस टाइम में नाखून ही हमको बचाता था, क्योंकि नाखून से ही उसको आघात पहुँचा देते थे। ठीक है बच्चों, वही है। भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग था, है ना? असल में वही उसके अस्त्र थे। कौन? नाखून। वह अब मनुष्य समयानुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर लिया है, अतः नाखून को प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त और तर्कसंगत है। यानी कि प्राचीन समय में जब हम नाखून को अस्त्र कहेंगे तो ये कोई गलत नहीं बच्चों, बल्कि ये पूरा 100% श्योर होगा। क्योंकि अभी ना हम लोग आत्मरक्षा के लिए गोली बंदूक का प्रयोग कर लेते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में आत्मरक्षा के लिए नाखून का ही प्रयोग किया जाता था। अब देखिए ये वाला मनुष्य को जरा आप लोग गौर के आप ही सोचिए कि इन लोग को तो अभी पता भी नहीं है सही से कि इसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जो मिलता है वही खा लेता है। ये सब चित्र में जो देख रहे हैं, है ना? तो इसे बम और बंदूक के बारे में कहाँ से पता? तो यही लोग तभी जो है इसका नाखून देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो नाखून है ना, यही नाखून का प्रयोग करके, ठीक है, ये आत्मरक्षा के रूप में प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए ये जो है ना पीछे से इसको आया, इस पर अटैक कर दिया, तो अटैक करेगा तो इसको उतना बुद्धि नहीं था कि बांस ले ले या बगल में लकड़ी लेके उस पर अटैक करे, क्योंकि वो लोग को दिमाग उतना विकास नहीं किया था। तो वो लोग एक ही चीज़ सोचता था ये सब कि ये जो हाथ में नाखून है ना, इससे इसको क्या कर दे, चोट पहुँचा दे। उसको उतना बुद्धि था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो यही सब जो है ना बच्चों, देखिए हड्डी का हथियार बनाना शुरू किया। देखिए है ना, यहाँ पत्थर को काट काट के इसको नुकीला बना के हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को मैंने इनके कहानी में जो है कि बता रखा है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर पढ़िएगा एक बार। और उसका जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है। अब आइए नंबर 3 हो गया, अब 4 नंबर देखिए। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? हम मनुष्य बार बार इस नाखून को, नेल को क्यों काटते हैं, इसका जवाब पूछ रहा है। तो इसका जवाब देखिए क्या होगा। हालांकि ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत है। हम लोग हर एक समय ये सोचते हैं कि हम लोग अच्छा से रहें, सोचते हैं ना, इसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। प्रारंभ काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्राचीन समय का अगर बात कीजिएगा तो पशु और मानव दोनों एक समान थे। ठीक है बच्चों, नाखून अस्त्र थे, जो हम लोग का नाखून है वही अस्त्र था, उसी से हमला करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास तेजी होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। मनुष्य जो है वो पशु से क्या होता गया, भिन्न होता गया, क्योंकि उसका जो कि मानसिक विकास ज़्यादा करने लगा था वो लोग। इसीलिए वो लोग जो है ना पशु से धीरे धीरे अलग होने लगे। कौन लोग? तो यही सब लोग, ये सब लोग, ठीक है, धीरे धीरे पशु से अलग होने लगे। आगे देखिए क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र सभ्य सांस्कृतिक में नियंत्रण
नवीनता आई। सही बात है, उसके अस्त्र शस्त्र में भी क्या आया, परिवर्तन आया और नया नया चीज़ आया। जैसे कि देखिए पहले के टाइम में नाखून का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बुद्धि हुआ, विकास किया, तो उन्होंने क्या किया, नाखून की जगह पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, हड्डी के हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो आखिर समय बढ़ा तब ना बच्चों। और आज समय इतना बढ़ गया है कि हम लोग अस्त्र शस्त्र में डायरेक्ट बंदूक, गोली बारूद, बम, ठीक है, आइटम बम, परमाणु बम, इसका प्रयोग करते हैं। जो कि आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी पर देखे भी थे, जब बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो कितना क्षति हुआ था बच्चों। ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। जैसे जैसे क्या होते गया, मनुष्य में बुद्धि विकास होते गया, वैसे वैसे उसका दिमाग भी तेज होते गया। सभ्य संस्कृति में निरंतर नवीनता आई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया है। ठीक है, यानी कि पुरानी जो उसका जीवन शैली था उसको परिवर्तित करते गया। परिवर्तित करने का मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में जो वह मनुष्य जहाँ मन तहाँ जाता था और शिकार करता था। जैसे देखिए ये शिकार के लिए अभी यहाँ शिकार किया, कुछ देर बाद यहाँ शिकार करेगा, फिर इधर शिकार करते करते उधर चल जाएगा। उधर मतलब यहाँ देखिए शिकार करते करते उधर चल जाएगा, उधर भोजन वोजन किया, फिर शिकार करते हुए किधरों से किधरों चल जाता था ये सब। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए जंगल में शिकार करते हुए जा रहा है, अभी यहाँ शिकार कर रहा है, भोजन मिलेगा, खा पी लेगा, फिर यहाँ से कहीं और चल जाएगा। तो जैसे जैसे मनुष्य को बुद्धि होते गया, वो लोग अपना सारा हैबिट को छोड़ता गया और एक जगह रहना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, और आज भी सभी कोई एक जगह कोई निश्चित स्थान पर रहता है। जैसे हम लोग अभी देखिए, हम लोग एक निश्चित ठिकाना है हम लोग का कि हम लोग वहीं रहेंगे, फिक्स है कि हम लोग यहीं रहेंगे, है ना, घर में रहते हैं ना। लेकिन पहले के टाइम में कोई नहीं, कोई किधरों चल गया, कोई मतलब नहीं है, केवल भोजन पकड़ के या भोजन कहीं से ला के खा के अपना जीवन जीना है। ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते गए, धीरे धीरे अपने सारा हैबिट को छोड़ते गए बच्चों। आप लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से देखिए, समझिए, और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको उस पर आप अमल कीजिए। देखिएगा, आप इसको ज़्यादा याद भी नहीं कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आप परीक्षा में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सब बहुत ही VVI प्रश्न है। जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसे बोल दूँगा आपको पहले ही। वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, वह पुराने जीवन शैली में परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे वे अब सौंदर्य रूप देने लगा। जो नाखून का प्रयोग हम लोग किस लिए करते थे, अस्त्र के रूप में करते थे, अब वही नाखून का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो सौंदर्य के लिए, सुंदर दिखने के लिए करते हैं। देखते हैं ना आप लोग, खासकर लड़कियां सब जितनी भी होती है वो अपने नाखून को देखते हैं ना कितना सुंदर से संजो के रखता है, इसमें नो पॉलिश वगैरह लगाता है। हालांकि मेरा भी नाखून, मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा नाखून बहुत अच्छा है। देखिए किसी किसी का नाखून देखिएगा इस तरह से होगा ना, कैसा लगेगा, वही चीज़ है। चलिए, सौंदर्य का रूप देने लगा। इससे नयापन लाने एवं संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने के लिए मनुष्य नाखून को जो है कि क्या करने लगा, काटने लगा। हम लोग क्या करने लगे, इसकी सुंदरता के लिए, इसकी सुंदरता के लिए हम लोग काटने लगे। ठीक है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है। देखिए, हालांकि बच्चों ये प्रश्न उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं बता ही दूंगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। देखिए यहाँ पर है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। ठीक है, यानी कि लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताते हैं लेखक। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। हाँ चलिए, तो 5 नंबर का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे और पढ़िए। देखिए, लेखक ने कहा है कि पशुत्व मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, यानी कि पशु वाला लक्षण रखने वाला मानव भी धीरे धीरे क्या क्या है, विकसित हुआ है, सभ्य बना तथा पशु की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। और हम लोग में जो पशु वाला लक्षण था, उस लक्षण को छोड़ के हम लोग में एक ऐसा हैबिट पनपा जिसकी सहायता से हम लोग अपना नाखून को आज काट कर साफ और सुंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। और यही रूप हम लोग का कौन सा रूप लेने लगा बच्चों, हाँ, कलात्मक रूप लेने लगी। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना पसंद किया। सबका अपना अपना रुचि, स्टूडेंट, ठीक है, अपना अपना रुचि के अनुसार कोई अपना नाखून को काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना पसंद किया। जैसे कि मेरा रुचि है कि हम अपना नाखून को पूरे साफ सुथरा काटना पसंद करें तो काटें, लेकिन बहुत कोई का रुचि क्या है कि नाखून को बड़ा बड़ा रखें, तो वो बड़ा बड़ा रखता है। यस है नो बच्चों, वही है। लेकिन
लेकिन लेखक ने बताया है कि यह भूलने की बात है। किसकी बात है? यह भूलने की बात है कि ऐसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियां को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्योचित बनाया है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 नंबर का भी होता है समाप्त। अब आइए 6 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए यह 6 नंबर का प्रश्न और कहता क्या है, तो देखिए कहा रहा है कि नख बढ़ना, नख का अर्थ होता है नाखून बढ़ना, नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। देखिए नख तो बढ़ेगा और हम मनुष्य भी बहुत गजब का है, वो नाखून जितना बढ़ेगा हम उतना काटेंगे, चाहे उसको बढ़ना है तो बढ़ने दीजिए, हम लोग उसे काटना नहीं छोड़ेंगे। वही चीज़ है कि नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है, इनका क्या अभिप्राय, इनका अभिप्राय पूछ रहा है कि नाखून बढ़ता है और हम लोग काटते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, मानव शरीर में बहुत सी सहजात वृत्तियां अंतर्निहित है। हम लोग के अंदर बहुत सारी ऐसी सहजात वृत्तियां हैं जो कि हम लोग के अंदर है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान सहज वृत्तियां अनजान स्मृतियां को कहा जाता है। नख बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित है। नख यानी कि नाखून बढ़ने की जो वृत्ति है ये मनुष्य में निहित है। आप कुछ कीजिए या ना कीजिए नाखून बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वही है कि निहित है। पशुत्व का प्रमाण है, पशु का प्रमाण है, ठीक है, कि नाखून बढ़ेगा, पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति है और वो तो बढ़ेगा और हम लोग को काटने की प्रवृत्ति है। वह मनुष्य की निशानी है। मनुष्य का निशानी क्या है कि नाखून को काटना निशानी है। मानव पशुता को छोड़ चुका है। हम लोग अपना नाखून इसलिए काटते हैं क्योंकि हम लोग अब पशु नहीं रहे हैं, हम लोग पशुता को छोड़ चुके हैं बच्चों, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम लोग आज पशु रहते तो जंगल में इधर उधर भटकते, जो मन सो पकड़ के खाते, लेकिन आज हम लोग इतना डेवलप कर सके हैं, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि हम लोग पशुता को छोड़ दिए हैं। अगर ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पशुता को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को जो है कि मनुष्य काट देता है और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अंदर जो पशुता का पहचान ये जो नाखून है हम लोग उसे बच्चों काट देते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर से लेके मैं VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। हालांकि मैं एक चीज़ कह दूं, 6 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है लेखक क्यों पूछता है ना, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ गया है, मनुष्य जो है वो किस ओर बढ़ गया है, ऐसा लेखक क्यों पूछ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर स्पष्ट करें। आपको स्पष्ट करना है बच्चों कि आज के ज़माने में जो मनुष्य है वो किस ओर बढ़ा है, पशु की ओर यानी पशुता की ओर या फिर मानवता की ओर बढ़ा है, आप उसका जवाब दीजिए। तो देखिए लेखक के हृदय में, किसके हृदय में बच्चों, लेखक के, राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद्व की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से यह प्रश्न लोगों के सामने है। इस प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है, यानी किस प्रश्न पर, इस प्रश्न पर कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, इस पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। अगर आप रियल में देखिएगा, वही यहाँ लेखक के अनुसार जब लेखक इस पर अध्ययन किए तो पता चलता है कि मनुष्य जो है मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है, मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है बच्चों। मनुष्य ने बंदूकों और बम से लेकर नए नए महाविनाशकारी, ठीक है बच्चों, अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की ही निशानी है बच्चों। आज के ज़माना में हर कोई सोचता है कि मेरे पास एक बंदूक रहे, हर कोई सोचता है कि मेरे पास एक बम रहे, कोई कुछ बोले बम से उड़ा दे। तो बोलिए ऐसी भावना कौन रखता है, ऐसा भावना पशु रखता है बच्चों की कुछ बोलो अटैक करके तुमको मार दिया। शेर सबको देखते हैं, उसका भावना कैसा है, थोड़ा सा कुछ बोलिएगा कि आपको झपट्टा मार के खा जाएगा। तो यही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर लेखक हमको दूसरे शब्द में समझा रहे हैं कि हम लोग भी अब पशुता
पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? हम लोग अपने पास क्या रखना चाहते हैं? बम रखना चाहते हैं, ठीक है, बंदूक रखना चाहते हैं, ताकि कोई कुछ बोले बस उस पर हम लोग हमला कर दें। तो ऐसा लक्षण किस में होता है? पशु में होता है। पशु जैसे कि आप कोई खतरनाक देखिएगा जानवर को, कोई उसको कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, हल्का सा टोंग भी दिए तो वो आप पर अटैक कर देगा। सांप को देख लीजिए, वो भी तो एक तरह का बच्चों कह सकते हैं जानवर है। आप उसको थोड़ा सा उस पर लात भी रख दीजिए, आपका पैर में डस लेगा, तो क्या वो सोचा बुरा भला सोचता है? नहीं ना सोचता है। वही यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि आज के ज़माना में मनुष्य भी पशुता की ओर जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, सबको आघात पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखना चाहता है। ठीक है बच्चों। हाँ, पशु प्रवृत्ति वाले, यही था ना, हाँ, पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ते हैं, और पशु प्रवृत्ति वाले मनुष्य ही इस और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको पशुता वाला लक्षण नहीं रखना है, आपको मानवता वाला लक्षण रखना है। और मानवता का, मनुष्यता का लक्षण क्या कहता है? कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, सबको अपना बना के लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, किसी दूसरे का बुराई नहीं करेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, सबको एक समान लेके चलेंगे, बड़ छोट सबका सम्मान करेंगे। यही तो बच्चों मनुष्यता का लक्षण है। लेकिन पशुता का लक्षण, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये कर देंगे, ये सब बच्चों पशुता का लक्षण है। हम लोगों को ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अब आइए 8 नंबर का प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है, और लेखक के निष्कर्ष क्या है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका प्रश्न उत्तर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द ही अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में कहना हो तो, किसमें? अंग्रेजी में अगर कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। वहाँ देखिए, है ना, सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि स्वनिर्धारण आत्मबंधन फल है, जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थकता प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल में निःशेष भाव से देने में है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए हम लोग 6 नंबर करते, ये 9 नंबर करते हैं। देखिए, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है? लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? किस प्रसंग में कहा है बच्चों? जब आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करने, हमको इसका अभिप्राय, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसी टाइप का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में भी पूछता है, अर्थ स्पष्ट करने वाला। ठीक है, वो भी 5 नंबर में पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर है प्रसंग, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, लेखक कहते हैं जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम लिपटे रहें। लेखक ये नहीं कहता है कि जो कुछ हमारा पुराना है या जो हमारे लिए विशेष है, हम हमेशा उसी में लपटे रहें। ठीक है, उसी में लपटे रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। हमेशा जो है कि पुराने का जो मोह होता है वो वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया, ठीक है, मेरे बच्चे की गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया, बंदरिया समझते हैं ना? हाँ, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। लेखक का कहना है कि जितने भी पुराने चीज़ें वो अच्छे नहीं होते हैं, एवं नए खराब नहीं होते हैं। जो नया है जरूरी नहीं कि वो खराब होते हैं। भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं। हम लोग कभी भी जाते कोई सामान लेने तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ये पुराना कंपनी है, ये चलेगा ज़्यादा। जरूरी थोड़ी है कि पुराना कंपनी का चीज़ है तो चलेगा। और हम लोग क्या कहते हैं कि नया कंपनी का सामान है, ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि नया कंपनी का सामान है तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। भले हम लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, पुराना और नया दोनों की। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो वास्तविक होता है, हितकर होता है, उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो है ना, ये एग्जाम में फंसने का चांस है। ये सब प्रश्न देखिए, यहाँ पर है स्वाधीनता शब्द की
सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की जो सार्थकता है लेखक क्या बताता है बच्चों? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, देखिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। किसके अधीन रहना? अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। स्वाधीनता को अंग्रेजी में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए है ना, सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, इस अध्याय में टोटल 15 प्रश्न है और 15 के 15 प्रश्न जो है कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। कुछ प्रश्न है इसमें बच्चों जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रश्न है जो नहीं के बराबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो 5 नंबरिया प्रश्न है मैं वो इस अध्याय में भी करवाऊँगा। आइए आगे देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, लेखक क्या कहते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ये प्रश्न तो बाबू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और आप लोगों के लिए नॉलेज के तौर पर भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? यानी कि जब हम आपको निबंध बताए थे तो मैं आपको बताया था कि इसमें एक बूढ़ा होता है जिसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? ये जो इसमें मतलब कि ये वाला जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें बूढ़े व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा अनमोल वचन कहते हैं, आखिर उसका क्या जो है कि महत्व है वही यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर है कि लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य को सावधान करता है। देखिए वो बूढ़ा व्यक्ति है इसमें जो अपने जीवन, सोचिए वो 60 साल 70 साल 80 साल जो भी उसका उम्र हो रहा होगा, वो अपना पूरा जिंदगी का उम्र का एक्सपीरियंस लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, ठीक है। और उसे सावधान करता है जो इस प्रकार कहता है, वो यानी बूढ़े कह रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। मनुष्य को बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर देखना चाहिए। हिंसा को मन से दूर करो। हिंसा यानी कि मार काट लड़ाई झगड़ा का जो भावना है ना उसे मन से दूर करो। सोचिए ये हमें एक बूढ़ा दादाजी बता रहे हैं, दूर करो। मिथ्य को हटाओ। मिथ्य जो हम लोग का मन में चलता है बच्चों, इसे हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो। मन में जो क्रोध होता है उसे मार देंगे, उसे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी भावना को मन से हटाने के लिए कह रहा है बच्चों, ठीक है। लोक के लिए कष्ट सहो। लोक के लिए क्या सहो? कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो। कभी ये मत सोचो कि ये हम तो आराम करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। वही यहाँ पर है, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। हमेशा सबसे प्रेम बना के रखे, एकता बना के रखे, दोस्ती बना के रखे, ऐसी बात मन में सोचनी चाहिए। आत्मतोषण की बात सोचो, ठीक है बच्चों। काम करने की बात सोचो। ऐसा बात सोचने के लिए लेखक हमें जी नहीं, ये बूढ़े व्यक्ति जो है दादाजी उनके द्वारा हमको कह रहा है करने के लिए। यानी कि हर रूप में मैं आपको बताऊं तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें जो एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपना पूरा उम्र का तकाजा करके बता रहे हैं हम लोगों को कि हम लोगों को हमेशा एक अच्छा भावना सोचनी चाहिए बच्चों। हमेशा सबसे मिलजुल के रहनी चाहिए, ठीक है। कभी किसी का बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कैसा बात सोचने के लिए कह रहा है बच्चों? प्रेम की बात सोचने कह रहा है, आत्मतोषण की बात सोचो, काम की बात सोचो। कभी फालतू में नहीं बैठना है, तभी हम लोग ज़िंदगी में सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा, दादी दादा जो भी बूढ़ा व्यक्ति है, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति है, अनुभव वाले व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं ना तो प्लीज़ उनकी बातों को सुनिए। पता है वो आप जिस उम्र में अभी चल रहे हैं वो उस उम्र से गुजर चुके हैं, तो सोचिए उसके पास कितना उम्र का तकाजा है, कितना उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो वो जो भी चीज़ बताएंगे कभी गलत नहीं बताएंगे। इसीलिए कभी दादा दादी के पास भी बैठिए, ठीक है, और सबके पास बैठ के उसका अनुभव लीजिए। यही होता है बच्चों एक महान स्टूडेंट, महान विद्यार्थी का लक्षण। आइए अब हम लोग जाते हैं 12 नंबर में। मनुष्य की पूंछ की तरह लेखक कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार
लेखक के मन में कैसी आस बन जगती है। यानी कि जिस प्रकार प्राचीन समय में, मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, हालांकि मैंने इसे कहानी में बताया था, तो अभी जैसे कि कहानी में मैंने बताया था। देखिए बच्चों, ये जो है ना, पुराने शास्त्रियों का कहना है कि ये जो पूछ है ना, हम लोग को पहले पूछ था, यहाँ पर क्या था, पूछ था, यहाँ पर भी पूछ था। ठीक है, ये जो पूछ होता है ना, आप लोग देखेंगे बकरी उकरी का पूछ, उसी तरह हम लोग को प्राचीन समय में पूछ था। ठीक है, लेकिन जो समय बढ़ते 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 ये पूछ झड़ गया, हम लोग का भी झड़ गया। अगर आप शरीर के इस हिस्से पर गौर कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा हल्का सा एक छोटा सा हड्डी है, वो पूछ का ही संकेत आप कह सकते हैं बच्चों। प्राचीन समय में पूछ था हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे नहीं रहा। तो आप सोच रहे होंगे मन में, सर इस चित्र में पूछ कहाँ है? ये चित्र रिसेंटली का है। ठीक है, अगर मैं बहुत पुराना जाऊं तो पूछ था, जिस प्रकार बंदर को होता है ना जी, आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं बंदर को कैसे पूछ रहता है, उसी टाइप का पूछ था इन लोग को भी। ठीक है, तो पूछ हम लोग का झड़ गया ना, उसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग का नाखून भी झड़ जाएगा बच्चों। हम लोग का क्या होगा? नाखून, यानी कि ये नाखून, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब ये नहीं बच्चों, यहाँ से जो उगना बंद हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं नाखून। सोचिए जब नहीं निकलेगा नाखून, या फिर यही वाला पार्ट अगर नहीं निकलेगा तो सोचिए कैसा होगा। जैसे पूछ नहीं निकलता है अब हम लोग से, उसी तरह एक समय ऐसा आएगा कि नाखून भी नहीं होगा, सीधे चमड़े गुद्दा रहेगा, तो सोचिए कैसा लगेगा। तो वही लेखक कह रहे हैं। चलिए समझ गए ना आप? आइए फिर से एक बार देख लीजिए। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्री यानी जो प्राणी सब पर सर्च करता है, प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसा आस जगती है। तो देखिए, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। जिस तरह मनुष्य का पूंछ झड़ गया ना बच्चों, उस तरह उसका नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा, ठीक है, यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। भविष्य में जो है कि बच्चों इसका नाखून बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। फिर है बंद हो जाएगा, और यहाँ देखिए बंद हो जाएगा, मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ, मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानव को प्राप्त कर लेगा। यानी कि ये जो नाखून है, हम लोग को ये नाखून क्या दर्शा रहा है? पशुता। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये मनुष्य का ये नाखून भी झड़ जाएगा और हम लोग बिल्कुल पशुता को त्याग देंगे। समझ में आ गया बच्चों? ये प्रश्न तो काफ़ी वीवीआई है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सफलता और चरितार्थ, है ना? इसको देखिए आप लोग। देखिए, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? किस किस में? सफलता और चरितार्थ में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मशीनों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थकता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थकता किसमें है बच्चों? प्रेम में है, मैत्री में है। किसमें है? मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से दे देने में है। नाखून को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है बच्चों। किस ओर ले जाती है? चरितार्थ की ओर लेके जाती है। अब व्याख्या कीजिए। ठीक है, वो हो गया। अब व्याख्या कीजिए। पहले ही मैं आपको इसमें 5 नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख दिया, इसका मतलब कुछ सोच कर लिखा हूँ। ठीक है, ये जो है व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने का अर्थ होता है विवरण देना, किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात करना, यानी व्याख्या करना। ठीक है, और व्याख्या करना आप क्वेश्चन बैंक उठा के चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, हर साल जो है कि 5 नंबर में व्याख्या करना एक ना एक पूछ ही लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको याद रखना है। तो आइए अब हम लोग आपको व्याख्या करते हैं। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो व्याख्या काफ़ी और बेस्ट तरीका समझ में आएगा। अगर नहीं भी कहानी पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए यहाँ पर है, काट दीजिए। किसे काट दीजिए? नाखून को काट दीजिए।
वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। आप नाखून को काटिए, वे दंड स्वीकार करके वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सौंध पर आ जाती है। जैसे ही ये नाखून काटे कुछ समय बाद वो फिर हाजिर हो जाएगा निर्लज की तरह, उसे किसी भी तरह का लाजोज नहीं है। तो कभी भी अगर व्याख्या करने के लिए अगर प्रश्न आपसे पूछ दे तो पहले आपको ये लिखना होगा कि ये जो पंक्ति है ये पंक्ति लिया कहाँ से गया है, तब ना उसको एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत सुललित, ठीक है, प्रस्तुत सुललित सार गर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बंटते हैं पाठ से ली गई है। आपको ये चीज़ रट्टा मार याद करना है तो रट्टा मार याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न का अगर व्याख्या करने के लिए दे दिया तो आपको ये चीज़ जरूर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको अगर इंडिकेट कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको हर एक, चाहे व्याख्या करने के लिए अगर वो जिस अध्याय से पूछे वो अध्याय का नाम दे के आपको ये चीज़ लिखना है। अगर अध्याय 2 से दिया है तो यहाँ पर जो है ना तो अध्याय 2 में जो चैप्टर है उसका नाम देंगे, अध्याय 3 से तो अध्याय 3 का चैप्टर का जो नाम है वो दे देंगे। तो व्याख्या करने जब भी देगा तो पहले आपको ये लिखना है कि वो पंक्ति लिया कहाँ से गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत सुललित सार गर्भित एवं मार्मिक पंक्तियाँ, ठीक है, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 2, यही ना बच्चों हम लोग का गोधूली किताब ये वाला, हाँ देखिए ये है ना गोधूली, हाँ गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। जहाँ से लिया गया है हम वो लिख दिए, उसके बाद आपको अर्थ स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक के कहने का आशय है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई निर्लज अपराधी होता है ना, उसको कुछ बोल दीजिए उसको, ठीक है, कोई भी अपराध कर लेगा उसको लाज नहीं लगेगा, उसी को कहते हैं निर्लज अपराधी। इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती, किसको, नाखून को तनिक भी लाज शर्म नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अपराधी बार बार सुधरने सुकर्म करने की कस्में खाता है, बार बार कहता है अपराधी क्या कि अब हम सुधर जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः वह वही कर्म को दोहरा देता है। जो अपराधी होता है ना बच्चों, हाँ वो क्या करता है, उसको आप कितना मार दीजिए डांट दीजिए, वो कहेगा कि अब हम सुधर जाएंगे, अब हम बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो वही काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं निर्लज, ठीक है बच्चों। तो वही यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि जो हम लोग का नाखून है वो एक निर्लज की तरह बढ़ जाता है, उसे आप काट दीजिए फिर वो कुछ दिन बाद दंड स्वीकार करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में फंसता है तो आपको इसी तरह से लिखना है, पूरा 5 में 5 नंबर देगा बच्चों, याद रखिएगा। आइए व्याख्या करने में दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या कहता है दूसरा। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन है तो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं मनुष्य की ये जो नाखून है इसकी ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। तो इसका क्या अर्थ है, तो लेखक देखिए कैसे स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत सुललित सार गर्भित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ डाला गया है ना, हाँ ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक के कहने का आशय मनुष्य की बर्बरता से जुड़ी है। बर्बरता का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कि हम लोग अपना बाल को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, नाखून बड़ा होता है तो हम लोग काट देते हैं, दाढ़ी बड़ा होता है तो काट देते हैं, तो यही हम लोग का बर्बरता, ठीक है। हालांकि लड़कियां अलग बात है, वो बाल बड़ा करना चाहती है, ठीक है। यहाँ सीन्स इससे है कि जैसे कि अगर अनाप शनाप बाल आगे आ जाता है तो हम लोग उसे काट देते हैं ना, दाढ़ी आ गया, मोछ आ गया, पुरुष को नाखून ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम लोग उसे काट देते हैं ना, तो वही हुआ बर्बरता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपने निबंध में लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य की नाखून, किसकी नाखून बच्चों, मनुष्य की नाखून उसकी पशुता का प्रतीक है। मनुष्य का जो नाखून है उसका पशुता यानी पशु का प्रतीक है। कहने का आशय है कि मनुष्य की बर्बरता, ठीक है, कितनी भयंकर है, मनुष्य की बर्बरता कितनी भयंकर है कि वह अपने संहार में स्वयं लिप्त है,
अपने किसमें बच्चों, संहार में स्वयं लिप्त है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा पर बम बरसना है। हिरोशिमा पर देखे थे ना, बम गिरा दिया था, कितना आदमी मरा था। क्लास 9th के आपदा प्रबंधन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बरसना है, इससे कितनी धन जन की हानि हुई है, संस्कृत का विनाश हुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप ही पर हम बम गिरा देंगे या आप ही के गांव समाज में बम गिरा देंगे तो कितना आदमी मरेगा बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। आज भी उसकी याद में मन सिहर उठता है। आज भी अगर आप लोग वहाँ जो हिरोशिमा पर बम गिरवाया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, अगर आप उस चीज़ को याद कीजिएगा ना, आपका शरीर सिहर जाएगा बच्चों, इतना लोग दर्दनाक मौत से मरे थे, ठीक है। यही रूप उनके नाखून को याद दिला देती है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाए, काटने की कोशिश की जाए बच्चों, काटने की कोशिश की जाए, फिर वह है ना, यहाँ देखिए, फिर भी वह मरना नहीं चाहती, न किसी नवीन रूप को धारण कर अपने विध्वंस रूप को प्रदर्शित कर देती है बच्चों। कौन? तो नाखून। अब आइए एक और है व्याख्या करने वाला, इसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है क्या, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। आपको सबको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के सब को लिख लेना है, नोट करते जाना है, क्योंकि नोट कीजिएगा तब ना, मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम में, जैसे एग्ज़ाम का समय है, अब कुछ समय बचा हुआ है, तो आप लोग उसे क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हर चीज़ को नोट करते जाना है। आइए, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक कहते हैं कि ये नाखून को कितना बढ़ना है, बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा और उसे काट ही देगा। तो इसमें भी हमको वही लाइन लिखना है, आप समझ गए कौन लाइन, वही है ये वाला। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक के कहने का आशय है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। बुद्धिजीवी माने मनुष्य को बुद्धि हो गया है। वह अपने विध्वंस रूप को छोड़कर असली मानवता की ओर अग्रसर होना चाहती है। किस ओर अग्रसर होना चाहती है, यानी आगे की ओर बढ़ना चाहती है, मानवता की ओर, यानी पशु वाला लक्षण छोड़ के मानवता की ओर अग्रसर होना चाहता है। मनुष्य के इस विवेकशील चिंतन को दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि कमबख्त नाखून बढ़े, इसे चिंतन होने की ज़रूरत नहीं है, इससे चिंतन होने की ज़रूरत नहीं है। अब मनुष्य सजग सचेत है, वह उसे बढ़ने नहीं देगा। वही लेखक कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, नाखून को जितना बढ़ना है बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा नाखून को। क्योंकि ये जो पशुता वाला लक्षण है मनुष्य अपनाना नहीं चाहता है, ये अब मानवता वाला लक्षण अपनाना चाहता है, इसीलिए। और नाखून बढ़ना तो पशु का लक्षण है, ठीक है। तो ये नाखून अगर बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन इससे क्या करेगा, कोई भी मनुष्य से बढ़ने नहीं देगा और उसे काट देगा। कहने का भाव है कि वह अपने पशुता का रूप को त्याग दिया है। कौन? मनुष्य पशुता के रूप को त्याग दिया है और उसे काट देगा। आइए अंतिम प्रश्न है बच्चों, अब हम लोगों का, कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई है, तो आइए इसका आंसर देखिए क्या है। लेखक की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में बच्चों, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता की ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है बच्चों। बाय।